gave you, do it properly. Okay, just our thought I want to give you today's, that is, if you are being a male is matter of birth, being a man is matter of age, but being a gentleman is matter of choice. Same it indicates for females also. Being a female is matter of birth, being a woman is matter of age, and being a gentlewoman is a matter of choice. So always learn to make right choices which are in our control. Okay, you remember the story of a crow. I don't want to now give you the story now. Already I just explained you in the morning a motivational story. The effort of a crow is hard work. Means you just have to put your efforts like a crow and you can achieve your target. Yes. So now we just have to start our story because so many even paragraphs are remained. I think we should continue. Okay, if you are having any doubts of any subject, ask your teachers, put the message in the group, and definitely your teachers will clear everything. Okay, now I think I should start the lesson. गोवा जैसा मैंने देखा. Yesterday, now here, author हमसे जो कहते हैं हम वो शेयर कर रहे हैं. और कल मैंने मेरे इमेजेस की थ्रू से मेरे व्यूज मैंने शेयर किए आपसे. Now we will just come to our next paragraph and we will start this lesson. It's a Hindi subject, so I have to just explain you in Hindi. हमने ऑथर के हिसाब से इस स्टोरी को, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो सारे शेयर किए. कल मैंने कुछ इमेजेस लाके और मैंने जैसे गोवा को ऑब्जर्व किया, जो देखा, एंजॉय किया, वो पिक्चर्स के थ्रू से मैंने आपको गोवा कुछ दिखाने की कोशिश की. और आज हम इस लेसन को अब आगे कंटिन्यू करते हैं. सो हमारा अगले दिन, इस पैराग्राफ से हमारा स्टार्ट हो रहा है. अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई. वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मजा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा. यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन भी 2-4 होना पड़ता है. काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई. जिसका भी ऑडियो ऑन है प्लीज ऑफ कर दो. अगले दिन इन लोग ऑथर कह रहे हैं कि जैसे नेक्स्ट डे उस दिन शाम हो गई, सूर्य ढल गया, चंद्रमा निकल आया, तो वहां पे वो दिन खत्म हो गया. लेकिन अगले दिन जैसे ही मतलब सुबह हुई, नेक्स्ट मॉर्निंग, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम एक बस हायर कर लेते हैं, एक बस किराए से ले लेते हैं और घूमने निकलते हैं. आप लोगों को पता, और एक बार बताती हूँ कि वहां पे हर एक चीज किराए से मिलती है. इवन 2 व्हीलर्स भी किराए से मिलती है. अगर कोई 2 लोग सिर्फ जाते हैं ना घूमने के लिए, कपल या कोई भी चीज, तो वो भी आप लोगों को मिल जाता है. तो अगले दिन उन्होंने गोवा घूमने की योजना बनाई. अब वो पूरी फैमिली के साथ गए थे तो 2 व्हीलर पे पॉसिबल नहीं है. कई बार हमारे पास में हाई लेंस वाले कैमरास भी नहीं अवेलेबल रहते हैं, तो हमें कैमरा भी नहीं वहां पे रेंट पे मिलता है. और अगर कोई सिर्फ 2 ही जन गए हैं, जैसे 2 फ्रेंड्स गए हैं, कपल गए हैं, या हमारे पेरेंट्स गए हैं, या फ्रेंड्स गए हैं, कोई भी, तो वहां पे आपको 2 व्हीलर भी रेंट पे मिल जाती है. अच्छे हाई क्वालिटी वाले कैमरास भी मिल जाते हैं. तो वहां पे हर एक चीज किराए से मिलती है. ऐसा नहीं रहता कि हम सब हमारे साथ लेके जाएं. तो लेकिन ऑथर अपनी फैमिली के साथ गए थे और उनकी बहुत बड़ी फैमिली थी, तो साड़ू जी भी उनके साथ थे.
तो बट नेचुरल है कि वो टू व्हीलर पे तो पॉसिबल ही नहीं था, तो उन्होंने इसलिए वो बस का फैसिलिटी लिया और बस में ताकि इकट्ठे सभी जन बैठ के और एंजॉय करने का सोचा। लेकिन टू व्हीलर पे रियली टू व्हीलर पे जो मजा आता है ना घूमने का, वो अच्छा ही आता है। क्यों? क्योंकि आजकल तो हमारे पास में हाई टेक्नोलॉजी वाली सभी चीजें हैं कि हम नेविगेटर लगाएं, जहाँ पे जाना है वो हमें इंडिकेट करता है और हम उस जगह पे इजीली पहुंच जाते हैं। बच्चों के कारण ऑथर को पॉसिबल नहीं था टू व्हीलर लेना, मुनासिब नहीं था, मीन्स पॉसिबल नहीं था। और मैंने कल आपको जब इमेजेस शेयर किए थे उसमें बताया था कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज सी फूड मतलब फ्रेश अवेलेबल होता है, और जो वेजिटेरियंस रहते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। डे बाय डे अब होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में भी प्रोवाइड हो जाता है, बट ऐसा नहीं रहता है कि हर होटल ये प्रोवाइड कर सके वेजिटेरियन, क्योंकि ऑलमोस्ट आप ये सोच सकते हो कि 90% वहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस की चीजें ज्यादा प्रोवाइड होती हैं, फ्रेश सी फूड वगैरह ये वो सब खाने को मिलता है। वेजिटेरियंस को थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, और उसमें ऑथर भी यही कह रहे हैं कि सुस्वादु भोजन की समस्या से, यस, कि जो पर्यटक वहां जाते हैं जो वेजिटेरियंस हैं उनको हर एक होटल में वेज फूड इतना अच्छे से मिल जाए ये तो पॉसिबल नहीं है, और उतना ही टेस्टी रहे ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड चीज तो ये भी है कि बहुत ज्यादा पे भी करना पड़ता है। तो इसमें इसमें ऑथर कह रहे हैं कि अगर उसमें हमें अच्छा भोजन मिल गया, अगर आपने वहां पे लोकल किसी इंसान से पूछ लिया कि यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन फूड कहाँ पे मिलता है, कुछ ही रेस्टोरेंट्स रहती हैं, तो वहां पे हमें वो लोग बताते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि बहुत कॉस्टली रहते। जब हमारे सामने में मेन्यू कार्ड आ जाता है तो पता चल जाता है कि उनके कितने हाई रेट्स हैं। जो जैसे अब हम यहाँ पे औरंगाबाद में रहते हैं, तो औरंगाबाद में रहते हैं तो हमें ये रहता है कि हमको वेज खाना खाना है या नॉन वेज लेना है, बट नॉन वेज का अगर वहां पे हमें चार्जेस लगे तो लगता ही है कि यस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऑथर भी कह रहे हैं एक तो मिल जाए वही सबसे बड़ी बात है, और अगर उसके लिए हम अगर खाना प्रिफर करते हैं तो हमारे बहुत ज्यादा पैसे जाते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताए थे, कल भी बताया था, क्योंकि बहुत रेयरली कुछ होटल्स में ये प्रोवाइड रहता है। तो ऑथर यही कह रहे हैं कि उसके लिए हमें बहुत ज्यादा सोच समझ के हमारी ट्रिप को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। और वो सब करने के बाद में यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। क्योंकि शायद वो लोग भी वेजिटेरियन से, इसीलिए उन्होंने उनको ये सारी चीजों का पता था कि ये सारी चीजें ऐसे होने ही वाली हैं, इसीलिए वो क्या करते थे, अधिकतर अपने रिसोर्ट में चले जाते थे। स्यूट का मीनिंग मैंने पहले भी आपको बताया है, मीन्स रूम्स में चले जाते थे, और वहां पे कुछ रिसोर्ट्स में किचन भी प्रोवाइड रहता है कि अगर आपको जो भी अपनी पसंद की चीजें हैं वो आप ग्रोसरीज परचेज करके और अपने किचन में ले जाओ और वहां पे अपना खाना खुद बना दे सकते हो। ये रिसोर्ट्स में फैसिलिटीज हैं गोवा के, जो थोड़े से कॉस्टली तो रहते हैं, बट फ्रिज वगैरह के साथ में हर एक चीज प्रोवाइड की जाती है। सिर्फ अपने को अपनी ग्रोसरीज लानी पड़ती है, बाकी सब अवेलेबल रहता है। गैस वगैरह भी दिया जाता है, या तो इंडक्शंस वगैरह भी दिए जाते हैं, अपना बनाओ और अपना खा लो, क्योंकि वेजिटेरियन खाना बहुत कॉस्टली रहता है। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। मैंने अंजुना बीचेस के कुछ सीन्स वगैरह इमेजेस शेयर किए थे। सबसे पहले वो अंजुना बीच पहुंचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। यस, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड पूरा ब्लूइश वाटर रहता है। पथरीला रहता ही है, लेकिन दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहां से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। ऐसे तो पूरे गोवा में करीब, मैंने पहले भी बोला है कि 40 बीचेस है, लेकिन सिर्फ 7 से 8 बीचेस ही बहुत सुंदर हैं, देखने लायक हैं,
उनमें से एक अंजुना बीच भी है। क्यों? क्योंकि उसका वाटर पूरा ब्लूइश है और वहां पे एक साइड पूरा पानी से कवर है और एक साइड जैसे हम फ्रंट साइड में खड़े हैं बीच की तरफ में पूरा, तो नेक्स्ट साइड अगर हम वाटर का देखेंगे तो हमें पूरे पहाड़ दिखेंगे, पूरे माउंटेन्स दिखेंगे, जो ये मतलब बहुत देखने में अच्छा लगता है क्योंकि हम वहाँ के टूरिस्ट हैं, वहाँ के लोकल रहीवासी नहीं हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है क्योंकि फ्रंट में सारे स्टोन्स वगैरह रहते हैं, माउंटेन एरिया है, तो हमें थोड़ा सा डीप वाटर में उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर उछाड़ खाता रहता है। उछाड़ मीन्स जब वो वेव्स आते रहती है ना, तो इसका मीनिंग आता है उछाड़ खाता रहता है। वाटर पूरा ब्लूइश है बट उनके बीच में ब्लैकिश स्टोन्स हैं। ओके, सो वो यही बता रहा है कि वहाँ वो बीच की खासियत बता रहा है कि वो कितनी अच्छी है करके। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं जिसमें ये पत्थर कमजोर भी होते हैं। यस, आप लोगों को पता होगा कि ये जो वाटर है पूरा सॉल्टी रहता है, तो बार बार प्लीज ऑफ द ऑडियो, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, ऑडियो ऑफ रखो। ओके, सो ऑथर बता रहे हैं कि वो उनकी जो वेव्स थी, जो समुद्र की जो वेव्स हैं वो इतनी ज्यादा रहती हैं कि वो पत्थरों पे लग लग के इवन वो पत्थरों में होल्स भी हो गए हैं, काफी उनमें छेद पड़ गए हैं। छेद मीन्स होल्स गिर गए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। यस, कंटिन्यूअस वो अगर सॉल्टी वाटर में रहेंगे तो वो वीक हो जाते हैं। अगर आप वहां पे कुछ दिनों के लिए ऐसे कपड़े छोड़ दो तो वो कपड़े भी पूरे गल जाते हैं। अगर हम भी, मैंने कल भी बताया था आपको, इवन हम लोग भी ज्यादा देर उस वाटर में नहीं रह सकते। हम एक एंजॉय करके जब वापस अपने रूम्स में चले जाते हैं, रिसोर्ट्स में, होटल्स में, जब जाने के बाद में तब आपको शाम होते ही इतनी थकावट महसूस होती है क्यों? बिकॉज ऑफ सॉल्टी वाटर। वो इतना डेंजर रहता है ना कि हमारे हाथ पैर पूरे थका देता है। तो पत्थरों को भी वही है, वो तो कंटिन्यू वहीं रहेंगे। सॉल्टी वाटर से जब टाइड्स आते रहते हैं, जैसे टाइड्स मूव होते हैं तो पत्थरों में भी कई जगहों पे तो होल्स हो गए हैं। होल्स होने के बावजूद भी वो वीक भी हो गए। हम ऑथर हमें ये सारी चीज वहां की बता रहे हैं। पत्थरों के बीच में पानी भर गया है, इससे वहां कोई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है। यस, क्योंकि हम अगर सोचेंगे कि यहाँ पे स्टोन है, हम खड़े रहते हैं, फोटोग्राफी करेंगे, हम हमारी सेल्फीज निकालेंगे, लेकिन वो स्टोन्स इतने स्लिपरी हो जाते हैं कि कभी भी हमारी हड्डियों का टूटना तय रहता है। फिर हम वापस से हमारे अगले लेसन में चले जाएंगे वहारे हमदर्द, जहाँ हमारे ऑथर ने अपनी खुद का एक पैर तोड़वा के और हॉस्पिटल में चले गए थे। सो बेटर ऐसा कभी नहीं करना, पानी में ही खेलना और स्टोन्स वगैरह पे बैठ के फोटोग्राफी का आनंद नहीं लेना, क्योंकि बहुत डेंजर रहता है, बहुत रिस्की रहता है, बिकॉज वो कंटिन्यूअस पानी में रह के स्लिपरी हो जाते हैं। फिसलने का डर, फिसलने मींस स्लिपरी रहने का डर हमेशा रहता है। लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, संघर्षों में जीवन है। आज हम भी कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं, बट एक एक्सटेंट तक प्रिकॉशंस तो लेते ही हैं। अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे, अगर हम आज सोचेंगे कि संघर्षों में ही जीवन है, तो हम निकल पड़ेंगे कोरोना से भी। चलो हमको अटैक तो करना ही है एक दिन, तो आज ही निकलते, लेकिन ये गलत है। प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर तभी कहते हैं, क्योंकि हमें प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी होता ही है। नहीं लेंगे तो उसका फिर हमें अलग परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिना निर्देश देने में ही लगा रहता है। यस, जब कभी अगर हम images I will send you after this class.
Okay, I'll share and send you in the group only, because here today I have to complete the lesson, so I again can't share the images today. Okay, so यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जो अगर अकेले जाते हैं, जो अभी टीनेजर्स जाते हैं, अडल्ट जाते हैं, अपना ग्रुप बना के ओनली बॉयज जैसा या ओनली गर्ल्स या ऐसे कोई ग्रुप बना के जाते हैं, तो वो अपनी अच्छे से मस्ती करते हैं, मतलब एंजॉय करते हैं। बट परिवार, अगर हम लोग फैमिली के साथ जाते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को छोटे छोटे बच्चे जो हमारे साथ रहते हैं तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। यस, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है, हमें हमारी मस्ती छोड़ के बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है कि ज्यादा डीप वाटर में तो नहीं चले गए वो, और उनको हमेशा पकड़ के, जैसे जैसे कुछ फेस्टिवल्स हैं हमारे इंडिया में, दिवाली है या होली है, तो हम उन बच्चों का हाथ पकड़ के उन्हें सब अपने फेस्टिवल्स के बारे में बताते हैं और एंजॉय करवाते हैं। तो सेम टूरिस्ट प्लेस में भी ऐसे ही होता है, बिकॉज वो एक तो हमारे लिए कम्प्लीटली नई चीज रहती है, तो हम हमारे मजों के लिए, हमारे एंजॉयमेंट के लिए बच्चों को नहीं छोड़ सकते कि चलो तुम भी तुम्हारा कर लो। उससे क्या हो जाएगा, नुकसान हमें ही होगा, खतरा हो जाएगा, कभी भी हो सकता है। इसीलिए हमें ऑलवेज सावधान रहना पड़ता है जब हम हमारी फैमिली के साथ जाते हैं। तो अगर आप लोग भी कुछ ऐसे प्लान करेंगे अपने परिवार के साथ जाने का, तो बेटर अपने परिवार के साथ ही रहना। क्यों? क्योंकि ऑलवेज प्रिकॉशंस बेटर रहते हैं। हम साथ साथ चलें, कभी भी अकेले ना चले जाएं। हाँ ठीक है, हमें तो पता है हम पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कब हमारे साथ कौन सी अगर घटना हो जाए किसी को पता नहीं रहता है। तो हमें ऑथर भी यही कह रहे हैं कि हमारे साथ बच्चे थे तो हमें उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था। बार बार अगर हम समुद्र के किनारे भी बैठते हैं तो भी ध्यान रखना पड़ता उनका हाथ पकड़ के, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने अगर हमारा मस्ती में दिन एंजॉय कर लिया तो पता नहीं चलेगा कि बच्चे कहाँ चले गए। तो ध्यान रखना ही बेटर है, ये ऑथर कह रहे हैं, और ये बात सही भी है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनेलिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। यस, वो इतने ब्यूटीफुल लगते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना 40 बीचेस होने के बावजूद वहां पे मेन जो इम्पोर्टेंट ओनली 7 and 8 बीचेस ही है जो विजिट कर सकते हैं, देखने लायक के हैं और अच्छा लगता है। काफी देर तक हम वहां बैठ के पानी में या उनके किनारों पे भी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। सो उसमें से एक अंजुना बीच और बेनेलियम बीच है। बेनेलियम बीच रेतीला तथा उथला है। उथला मीन्स काफी ऊंचा है। ओके, काफी ऊंचा है वो बीच। सो उसमें कैसा रहता है, टाइड्स को बहुत टाइम लगता है वहां तक आने के लिए, और काफी सैंड से भरा वाला रहता है वो वाला जो बीच रहता है। लेकिन वहां का भी उसका मजा एक अलग रहता है एंजॉय करने का। यहाँ सुबह सुबह यहाँ मछुआरों की पहली पसंद है। यस, क्योंकि यहाँ पे कैसा रहता है, फिशेस का भी मैंने बताया आपको कि इन सब इलाकों में बहुत ज्यादा फिशिंग भी होती है, तभी तो वहां पे फ्रेश सी फूड अवेलेबल होता है, और वहां पे फ्रेश सी फूड मिलता है, तभी वो बहुत चीप रहता है। और जो वेज खाना रहता है इस वजह से बहुत कॉस्टली रहता है। तो सुबह सुबह जैसे ही वो वहां पे किनारों पे पहुंचे तो मछुआरे वहां पे मछलियां पकड़ते दिखते हैं, बहुत सारे फिशेस वगैरह पकड़ते हैं। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी सारी मछलियां स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती है। वहां पे आप अगर उनको बोलोगे कि हमें यहाँ पे कुछ फ्रेश वाली फिशेस है दे दो, वो लोग बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि उसको हमको मार्केट में ही बेचा जाए। अगर यहाँ पे एक फिशरमैन ने स्टार्ट कर दिया फिशेस को सेल आउट करना डायरेक्टली टू पब्लिक, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन उठाएगा कोई भी फिशरमैन, बिकॉज सब अगर ऐसे ही खरीद लेंगे तो यहाँ पे मार्केट को कहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, बिकॉज मार्केट को तो यही फिशरमैन जाके देंगे और बेचेंगे। तो ये एक चेन रहती है पूरी, तो इसीलिए वहां के रूल्स रेगुलेशंस हैं कि हम जो भी फिशेस अगर फिशरमैन पकड़ता है तो उसको मार्केट में ही ले जाके बेचा जाता है, यहाँ पे नहीं।
लोकल ऐसा बेचना नहीं देते हैं। मछलियां पकड़ी जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी सारी मछलियां स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। निर्यात मीन्स जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं होता। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। यस, मैंने कल भी आपको बोला था कि बॉलीवुड की फिल्म फेस्टिवल भी बहुत बार वहीं ऑर्गेनाइज होती है। और मैंने आपको एक शूटिंग का भी बताया था। वैसे तो कई सारी फिल्मों की शूटिंग्स हैं, अनलिमिटेड मतलब मूवीज की शूटिंग होती है। वो लोग बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बुक कर लेते हैं जो डायरेक्ट मतलब उनके किनारे पे टच रहते हैं, रिसोर्ट्स बीचेस के। वैसे सारे पूरे व्यूज वो लोग वहाँ पे अपने इमेजेस में कवर करते हैं। और मैंने कल एक एग्जांपल बताया था आप लोगों को कि चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग का सीन भी मैंने बताया था कि वो सीन चेन्नई एक्सप्रेस में भी यहाँ से ही, गोवा से ही कवर किया गया है। तो बॉलीवुड की कई ऐसी हिट फिल्में भी वहाँ पे बनी है। और बॉलीवुड की भी ये प्लेस काफी पसंदीदा है। मतलब वो लोग भी बहुत पसंद करते हैं गोवा विजिट करना, क्योंकि उन्हें भी एक कई टाइट शेड्यूल के बाद एटमॉस्फेयर भी चेंज करना रहता है इंडस्ट्री वालों को। जो भी हमारे एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं, जो भी हमारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स रहते हैं, उनको भी अपनी पहली पसंद गोवा रहती है। क्योंकि हर एक को लगता है कि हम वहाँ पे बस रिलैक्स हो जाएंगे। कैसे रहता है बड़े बड़े सिटीज में, टाउन्स में फ्रेश एयर तो मिलता नहीं है। मुंबई का सिचुएशन आप लोगों ने शायद देखा होगा, बहुत ह्यूमिड एटमॉस्फेयर रहता है, हाई पॉपुलेशन। हमें काफी सारी चीजें तो हमें फ्रेश मिलती ही नहीं है, सब एयर भी फ्रेश नहीं रहता है। तो उसमें हमारी पहली पसंद रहती है कि हमारे इतने टाइट शेड्यूल के बाद में कहीं हम लोग जाएं और जाके आराम करें। तो ये बॉलीवुड, हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के बॉलीवुड वाले हैं, उनको फर्स्ट उनकी मतलब ये प्लेस रहती है विजिट करने की, गोवा। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यवसायिक हैं, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। यस, ये शूटिंग भी इस इन्हीं बीचेस को कवर होता है, बट जो शूटिंग की जो एरियाज रहती हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहती है, क्योंकि उनको शूटिंग के लिए बहुत सारी प्लेस ऑक्युपाई की जाती है। तो उनके बड़े बड़े ऐसे पूरे प्लेसेस बीचेस के एक अलग ही रखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बीचेस को लॉक कर दिया जाता है और पब्लिक विजिट के लिए नहीं रखा जाता, नहीं। बीचेस इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है कि उसका काफी हिस्सा एक विजिटर्स के लिए भी रखा जाता है, बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। और काफी सारा हिस्सा जब कभी शूटिंग होती है तो उनको पैक करके दिया जाता है। ऐसा ही होता है, इसके लिए टूरिस्ट को कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसके बाद ऑथर ने डिसाइड कर लिया कि अब हम लोगों ने बीचेस पे काफी एंजॉय कर लिया, बहुत देख लिया, दोनों बीचेस अंजुना बीच और बेनेलियम बीच अच्छे से घूम लिया। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम लोग पणजी शहर देख लेते हैं, जो सिटी है, जो कैपिटल सिटी है पणजी, जो एक मांडवी नदी के किनारे, मांडवी नदी के किनारे पे पणजी शहर है। तो अब हम उस शहर को देख लेते हैं। कोई भी टूरिस्ट जाता है तो वो शॉपिंग से तो दूर रह ही नहीं सकता है। वहाँ की एक अलग संस्कृति है, वहाँ की अलग एक थिंग्स जो हमें मिलती है, अलग अलग चीजें जो हमें यहाँ पे शायद नहीं मिलती हो, वो वहाँ पे मिलती हैं। तो कई सारा मजा तो उसमें भी आता है कि अलग अलग अगर हमें नई नई कुछ चीजें खरीदने को मिले तो ये होता है। तो वो अभी पणजी शहर निकल गए घूमने के लिए। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुंचे। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यस, घूम फिर कर जब लोग थके हारे रहते हैं तो कलिंगवुड बीच
कलिंगवुड बीच सबसे बड़ा बीच है। ये कंप्लीटली जो लेंथ वाइज में अगर पकड़ा जाएगा तो 3 to 4 किलोमीटर, मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 3 से 4 किलोमीटर पूरा लंबा बीच है। बट इतना तो हम लोग घूम नहीं पाते, क्योंकि जहाँ पे बीच के किनारे पे ही जो मतलब रेस्टोरेंट्स, खाना वगैरह सब रखा जाता है, एक लिमिटेड, एक अराउंड 1 किलोमीटर तक आप लोगों को पूरी पब्लिक एंजॉय करते मिलेगी। बट उसकी लेंथ बता रहे हैं उस बीच की कि काफी 3 to 4 किलोमीटर तक फैला है। और ये भी जो बीच है कलिंगवुड बीच काफी रेतीला है। अब पूरा गोवा 40 बीचेस से कवर है, तो वहां पे रेत तो आपको हर जगह मिलने वाली है। लेकिन ये भी जो है इलाका बहुत रेतीला है, और यहाँ पे भी टूरिस्ट बहुत ज्यादा मतलब संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यस, जैसी बीच के किनारे आप देखेंगे ना, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स भी हैं, और शॉप्स भी हैं कि आपको जो कुछ भी चीजें चाहिए। व्यवसाय मीन्स बिजनेस का केंद्र भी है, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, नई नई प्लेस नई नई थिंग्स दिखेंगे, आपको नई चीजें दिखेगी तो कोई भी खरीदेगा ही। वहाँ के वे ऑफ वेयरिंग इज ऑल्सो समथिंग डिफरेंट, अलग ही वो लोग कपड़े भी पहनते हैं, कलरफुल रहते हैं, और चीजें भी वहाँ की अलग ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो समुद्री तट है पूरा, तो सीप से भरे हुए बहुत सारी ऐसे नई नई चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। काफी सारे बैग्स, ज्वेलरीज, पर्सेस, कपड़े, शूज, डिफरेंट टाइप्स एकदम ही अलग मिलेगा। तो ये जो बीच है ये पूरा बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा अट्रैक्टिव है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज हैं, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफी ऊंचाई से अथाह जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। अब यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि यस, मैंने कल आप लोगों को पूरे इमेजेस दिखाए थे। पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग जो कहा जाता है, वो हमें बोट से सेंटर ऑफ द बीच ले जाते हैं पूरा, और वहां पे बीच में हमें पूरा रस्सियों से बांध के, पैराग्लाइडिंग में से एक पैराशूट रहता है हमारे साथ, और नीचे से रस्सी से छोड़ते जाते हैं और हम ऊपर जाते हैं। ऊपर लटकने के बाद में फिर वापस से वो हमें नीचे लाते हैं। नीचे लेके आके हमारी पूरी आधा बॉडी वाटर के अंदर डिप करवाते हैं और वापस से ऊपर ले जाते हैं। लेकिन पूरा चारों तरफ वाटर देखने का एक अलग ही मजा रहता है। सभी लोग नहीं कर पाते, जिनको बहुत ज्यादा डेयरिंग रहती है वही कर सकते हैं। ऑथर यही कह रहे हैं कि यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का अलग ही मजा है। कई जन बैठ के एंजॉय करते हैं, कई लोग पर्सनली करके एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि उन्होंने अपनी वाइफ के साथ में इस गेम को किया और उन्हें बहुत मजा आया, और वो अपनी फीलिंग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि उन्हें चारों तरफ पानी ही पानी, सिर्फ इंसान एक रस्सियों से लटका हुआ रहता है और हवा में हिलते रहता है, और डोर सिर्फ उन्हीं के हाथ रहती है, कब वो छोड़ेंगे और कब हमें नीचे लाएंगे। बट लाइफ में हर एक चीज एक्सपीरियंस करने में मजा आता है, अगर आपके पास हिम्मत है तो। नहीं तो जो दूसरे करते हैं उन्हें करने दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका भी एक अलग ही मजा है। और काफी सारी, ये तो एक सिर्फ पैराग्लाइडिंग का मैंने कहा, जैसे मैंने कल एक स्कूबा डाइविंग का भी बोला था, ये तो हम हवा में ऊंचाई पे उड़ते हैं, लेकिन वो तो स्कूबा डाइविंग तो पूरा पानी के अंदर ले जाते हैं और काफी फीट, अराउंड 50 फीट अंडर ले जाते हैं, और हमें पूरा अंदर एडवेंचर दिखाते हैं पूरा कि यस, अर्थ को भी टच करवाते हैं नीचे जो रहता है जब हम लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं, कि हम हमारे सरफेस जो है, सरफेस को हम हमारे हाथों से टच कर सकते हैं।
ऐसा रहता है। तो ये सारी चीजें वहां पे होती हैं। एक बार जिन्होंने विजिट नहीं किया है और जिन्होंने किया है, अगर उनकी भी इच्छा है तो कर सकते हैं। मैं इसके इमेजेस वापस से आपको ग्रुप पे सेंड करूंगी। और यहाँ पे सिर्फ अभी 2 लाइंस बचे हैं। दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का था कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की है कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत है। यस, रियली इट्स अमेजिंग, वंडरफुल वी कैन से। बहुत अच्छा लगता है। और वाकई ही जो भी अगर विजिट करना चाहेगा जरूर करना। क्योंकि ये भी एक एक्सपीरियंस है लाइफ का लेना। बहुत बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी नहीं होता है क्योंकि हमारे पास में लाइफ जैकेट्स पहने रहते हैं। अगर रस्सी छूट भी गई तो हम पानी में ही गिरेंगे। हमारे आसपास ही पूरी बोट रहती है। वो बोट में काफी सारे लोग रहते जो नहीं करना चाहते हैं, वो बैठे रहते हैं, लेकिन डर कोई बात का नहीं रहता है। ये भी एक जिंदगी का मजा है और लाइफ में हर एक मजा लेना बहुत जरूरी है। ओके, भयावह तो जरूर है। भयावह का मीनिंग है डेंजर। भयावह मीन्स डेंजर, बहुत ही डेंजर है, रिस्की है। तभी तो मैं बोल रही हूँ, जिनका दिल बहुत कमजोर रहता है बिल्कुल नहीं करना। जो बहुत स्ट्रांग है वो जरूर कर सकते हैं। सो हियर आई जस्ट कंप्लीट दिस लेसन, 5th लेसन, गोवा जैसा मैंने देखा। ऑथर ने जैसे देखा और जैसे मैंने देखा है वैसे आप लोगों से शेयर किया विद इमेजेस के साथ में। अब आप लोग अगर अपने जो भी विजिट करके आए हैं वो अपने फीलिंग्स शेयर करना और मुझे ग्रुप में मैसेज करना। ये इमेजेस और इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके एक्सरसाइजेस आज मैं आप लोगों को सब भेजूंगी इन हॉलीडेज में। आप ये सब कंप्लीट करना। लेसन नंबर 1 भारत महिमा, लेसन नंबर 2 लक्ष्मी, लेसन नंबर 3 वहारे हमदर्द, एंड दिस लेसन नंबर 5 गोवा जैसा मैंने देखा। ये सारे विथ ग्रामर पार्ट भी मैंने बहुत कवर किया है। ये सारी चीजें अपने नोटबुक में लिखना, ग्रामर के लिए अलग से नोटबुक बनाना, और सभी कंप्लीट। नॉट ओनली यू हैव टू कंप्लीट बट इसको लर्न भी करना है। जब भी स्कूल खुलेगा और आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको फॉरवर्ड करो, होमवर्क वगैरह भी सभी चीजें उनको भी शेयर करो व्हाट्सएप के थ्रू से ही, भले ही जाओ मत, प्रिकॉशंस लो, बिकॉज डे बाय डे औरंगाबाद का रेशियो बढ़ते जा रहा है। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को हेल्प करो जिनको नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, और कुछ लोगों को जिन्हें पता नहीं था, सभी को शेयर करो और ये लर्न करो, लिखो भी। और अगर आप लोगों को इन सारे लेसन्स में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, तो मुझे भेजिए, मैं आप लोगों के डाउट सब क्लियर कर दूंगी। और मुझे ये है, एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जब नेक्स्ट ये हमारा सेकेंड सेशन स्टार्ट हो जाएगा, so this lesson is remaining, I don't think so, almost मैंने पूरा इस लेसन का जो भी जितना भी पार्ट है वो हम करेंगे कवर। और इसके जो एक्सरसाइजेस वगैरह है वो मैं आज भेज रही हूँ क्योंकि आज का ये लास्ट लेसन है इसलिए। ओके, सो मैं उसका वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको पेज भेज दूंगी और सभी कर देंगे हम। ये इसके एक्सरसाइजेस वगैरह भी, इमेजेस वगैरह भी सब शेयर करूंगी। और आप लोग प्रिकॉशंस लें, घर पे ही रहें, कहीं बाहर मत जाएं। और आज जो हम सभी टीचर्स ने आप लोगों को होमवर्क दिया है वो सारा लर्न करना है, बिकॉज एज द स्कूल रीओपन्स वी आर गोइंग टू टेक अ टेस्ट। ओके, पेज नंबर 13, व्हाट हैपेंड, पेज नंबर 13, दिस इज पेज नंबर 20। जो भी है आप मेरे को ग्रुप में मैसेज कर दो, मैं पूरा